देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी नोआखाली की गलियों में घूम घूम कर दंगे शांत करा रहे थे। ये लाइनें हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि अब इन लाइनों में हमें कोई बात नजर नहीं आती है। हमको लगता है कि अगर बापू नोआखाली ना भी जाते तो हो क्या जाता, बापू ना जाते कोई और जाता, दंगा तो शांत ही हो जाता। लेकिन अगर आप बापू के जीवन के इस अंतिम कालखंड को पढ़ेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो बापू कर सकते थे वो कोई और कर ही नहीं सकता था, और जो बापू ने किया अगर वो ना होता तो हिंदुस्तान की वो जलती तस्वीर हमारे सामने होती, जिसमें लाखों के नरसंहार होते और हजारों हजार लोग बेघर हो चुके होते। आज के इस वीडियो में हम आपको 1946 से 1948 तक के बापू के ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएंगे। यकीन मानिएगा, इस सफ़र में आपको एक नए गांधी के दर्शन होंगे, एक ऐसा महापुरुष जिसने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लगा रखा है, उसका अपने से कोई लेना देना नहीं है, और किस तरीके से भविष्य में उपजी हर संभावना, हर विपदाओं के लिए अपने आप को और अपने राष्ट्र को तैयार करता है। ये कहानी आपको एक एक करके सब कुछ बताएगी। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। 1946 ये वो समय था जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को बांटने के लिए पागलपन की हद तक बढ़ चुके थे, जिसके लिए उन्होंने कलकत्ते से डायरेक्ट डेज के ऐलान कर दिए। डायरेक्ट डेज एक ऐसा ऐलान था जिसमें साफ तौर से मुसलमानों से अपील की गई थी कि वो जहाँ जहाँ भी बहुसंख्यक आबादी में हैं, अल्पसंख्यकों को मारकर वहाँ से भगाकर उस इलाके पर बहुसंख्यक राज कायम कर सकें। और तत्कालीन बंगाल सरकार के मुखिया सोहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग से ही आते थे, उन्होंने जिन्ना के इस दंगाई प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए सबसे पहले जो जिला इन दंगों की आग में जला उसका नाम था नोआखाली, जो बंगाल का एक मुस्लिम बाहुल्य जिला था। हिंदुओं को इस देश में ऐसा नरक कभी नहीं मिला था। नोआखाली ने ऐसी आग लगाई थी जिसका मरहम खोजे नहीं मिल रहा था। 15 दिनों तक तो नोआखाली की तस्वीरें ही नहीं आईं, और जब आईं तब देश सन्न था, स्तब्ध था। इतनी अमानवीयता, इतनी नृशंसता, इतनी बर्बरता किसी ने कभी सोची ही नहीं थी। जो नोआखाली में हो रहा था वो ऐतिहासिक था, अमानवीयता की पराकाष्ठा था, और महात्मा गांधी समझ रहे थे कि ये तो बस एक शुरुआत है। देश जिस धर्म युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, वहां से अगर पीछे नहीं लौटा गया तो स्थिति इससे भी ज़्यादा बेकाबू होगी। एक नोआखाली के जलने पर अगर देश स्तब्ध है तो पूरा देश जब नोआखाली बन जाएगा तब आखिर क्या बचेगा, कौन देखेगा, क्या देखेगा, कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी, किसके लिए आज़ादी। महात्मा गांधी ने तय कर लिया था कि उनकी अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा नोआखाली की वो दंगाइयों की ज़मीन है, जहाँ पर हिंसा इस तरीके से दिमाग में घुस चुकी है कि अहिंसा को स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए वो अब नोआखाली जाएंगे, दिल्ली से दूर, राजनीति की चमक धमक से दूर। जब सत्ता के खेल चल रहे थे, जब इस देश की तमाम पार्टियां अपनी अपनी सत्ता की हिस्सेदारी खोज रही थीं, तब स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा नायक नोआखाली की गलियों में खाक छानने के लिए दिल्ली छोड़ चुका था। लोग समझा रहे थे गांधी को कि आपकी अहिंसा उन दंगाइयों के सामने नहीं चलेगी, वो दंगाई हथियारों से युक्त हैं, आप एक लाठी के सहारे उनका सामना कैसे करेंगे। गांधी ने जवाब दिया, उनकी अहिंसा कमज़ोरों की अहिंसा नहीं है, ये उनकी जीवंत हिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो अहिंसा के साथ हिंसा के इस जंगल में किस तरीके से उतरते हैं। और इसके बाद गांधी नोआखाली की तरफ रवाना हो गए। नोआखाली में गांधी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक था। नोआखाली में गांधी पैदल पैदल चले, पाँव पाँव चले, नंगे पाँव चले। इसलिए नंगे पाँव चले क्योंकि वो कहते थे कि नोआखाली शमशानों की भूमि हो चुका है। इतनी लाशें पटी पड़ी हैं ज़मीन के नीचे कि ना जाने किस महापुरुष के ऊपर मेरे खड़ाऊं पड़ जाएं और इससे उसका अपमान हो जाए। इसीलिए गांधी नंगे पाँव चलते थे। गांधी केवल भावनाओं में आकर काम नहीं करते थे, समाज की असलियत जानते थे। उन्हें पता था कि हिंसा की इस ऊपरी परत के नीचे अहिंसा और प्रेम का वो सागर बहता है जिसमें सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए थे।
इसीलिए गांधी गांव जाते थे, गांव में किसी मुसलमान के घर में रुकते थे, क्योंकि मुसलमान वहां पर ज़्यादा सबल था। रुक कर मुसलमानों की ही टोलियां साथ में लेते थे और फिर गांव के हिंदुओं को बचाने निकल पड़ते थे। ऐसे काम की अपेक्षा किसी दंगाई को नहीं थी कि गांधी दंगाइयों को ही अहिंसक बना के दंगा समाप्त कराने के लिए निकलेंगे। गांधी की ये ट्रिक जबरदस्त तरीके से सफल हुई। गांधी ने गांव-गांव में मुसलमानों की ऐसी टोलियां बनाई, ग्राम रक्षा समिति हिंदू मुसलमान बनाई। हिंदू मुसलमान ग्राम रक्षा समिति इस तरीके की समिति होती थी जहां पर 2 प्रतिनिधि होते थे, एक हिंदू प्रतिनिधि, एक मुसलमान प्रतिनिधि। और दिलचस्प ये है कि हिंदू प्रतिनिधि का चुनाव गांव की मुस्लिम आबादी करती थी और मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव गांव की हिंदू आबादी करती थी। इस तरीके से एक कमेटी बनती थी, जिस कमेटी का काम होता था गांव में हर प्रकार की हिंसा का जबरदस्त तरीके से विरोध करना और हर मासूम की यथासंभव मदद करना। ग्राम रक्षा समिति का निर्माण करके गांधी ने अविश्वास के स्थान पर विश्वास का बीजारोपण कर दिया था। सोच के देखिएगा, एक गांव जहां पर चंद दिनों पहले मुसलमान हिंदुओं को मारने पर आमादा थे और हिंदू भी अपना रक्षी करने के लिए हिंसक होने पर मजबूर था। हिंसा के इस वातावरण में अगर किसी हिंदू को पता लगेगा कि उसकी रक्षा करने वाली कमेटी का चेयरमैन एक मुसलमान है, तो उसे कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा। इसी विश्वास के बीच के दम पर गांधी ने नोआखाली में शांति की स्थापना की। एक किस्सा भटियारपुर गांव का बड़ा मशहूर है। उस गांव में एक मंदिर को दंगों के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। जब बापू मुस्लिम युवकों के साथ गांव में निकले, उन्होंने उस ध्वस्त मंदिर को देखा, तब मुसलमान युवकों से कहा कि आपको इस मंदिर की स्थापना स्वयं करनी चाहिए, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और अगर इसकी पुनर्स्थापना आप करेंगे तो इससे विश्वास भी बढ़ेगा। वो मुस्लिम युवक पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ उस मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं, मूर्ति की स्थापना करवाते हैं और इस तरीके से मुसलमान के द्वारा हिंदू मंदिर स्थापित करा के महात्मा गांधी ने सर्वधर्म सद्भाव का शंखनाद नोआखाली की जमीन से कर दिया था। लेकिन सिर्फ नोआखाली ही दंगाइयों की आग में नहीं जल रहा था। नोआखाली के दंगों की खबरें जिस तरीके से अखबारों में छप रही थीं, उससे ऐसा संदेश जा रहा था कि हिंदू आबादी को भी उग्र होना चाहिए, ये बातें माननी पड़ेंगी। कई समाचार पत्र उस तरीके से काम कर रहे थे जिस पर आपत्ति सरदार पटेल से लेकर पंडित नेहरू को भी उस जमाने में थी। ऐसी ऐसी हेडलाइनें अखबारों में छपती थी कि नोआखाली और बंगाल के दंगे भारत के पौरुषत्व का ललकारना है, भारत के पौरुषत्व को ललकारने जैसा है हिंदुओं को मारना। इस तरीके की जब सेंटिमेंट हिंदू समाज पढ़ता था तो जाहिर तौर से उग्र होता था और बंगाल के समीप के हिंदुओं पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा और बिहार में जबरदस्त तरीके से दंगे हुए। गया हो, मधेपुरा हो, सीवान हो, भागलपुर हो, हर जगह दंगे हो रहे थे। जब गांधी को यह खबर नोआखाली से मिली थी, गांधी ने उसी समय तय कर लिया था कि वो अब बिहार जाएंगे। लेकिन बिहार जाने में अभी जरा देरी थी, इसीलिए गांधी नोआखाली में ही अनशन पर बैठ गए, हड़ताल कर दी। बिहारी हिंदू हिंसक जरूर हुआ था, लेकिन बापू की अपील का उस पर असर पड़ता था। बापू के उपवास का कैसा असर होता था, यह आप तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार एम्बले की तरफ से भी दिए गए बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के उपवास का कैसा असर होता है, इसे देखने और समझने के लिए आपको उस समय होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गांधी के उपवास का असर अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तो भरोसा ही नहीं हो सकता है कि किसी के भूखा रहने से देश कैसे बदल जाता है। गांधी बंगाल में भूखे थे और बिहार के दंगे अपने आप शांत हो रहे थे, लेकिन गांधी को पता था अविश्वास के जो बीज पड़े हैं, जब तक उसको निर्मूल नहीं किया जाएगा तब तक हिंसा का सही समाधान नहीं है। मार्च के महीने में गांधी नोआखाली से वापस बिहार आए। बिहार में गांधी ने फिर से शांति मार्च निकाले, कांग्रेस नेताओं से बातचीत की, राजेंद्र प्रसाद से बातचीत की, किस तरीके से कांग्रेस को इस हिंसा को रोकने में मदद करनी चाहिए, उसकी तमाम विवेचनाएं लिखी। ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता पाकर सुस्त हो चुके हैं, कांग्रेस अब पहले जैसे काम नहीं कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को, सरकार के मंत्रियों को ज़रूरी हिदायतें दी,
प्रशासन व्यवस्था कैसी चले इसके लिए पुलिस से बात की और इसके बाद उन दंगाइयों से भी बात की जो लगातार हिंसा भड़का रहे थे। इन सब कामों में गांधी इतने व्यस्त थे कि एक क्षण का समय नहीं मिल रहा था, लेकिन बिहार और बंगाल दोनों अशांति की चरम सीमा से शांति में पहुंच रहे थे। इसी बीच अब बिहार पुलिस ने हड़ताल कर दी, कहा कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और दंगाइयों के हवाले किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उस हड़ताल को भी खत्म करवाया और पुलिस को किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए इसे भी पुलिस अकादमी के सामने स्पष्ट तरीके से समझाया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई युवक यहाँ पर हथियारों के साथ आए हैं, जिन्होंने हथियार रखे हुए हैं, इसीलिए हिंदू समाज भी आशंकित है। महात्मा गांधी ने साफ स्पष्ट अपील की कि हथियार रखकर कभी भी पछतावा नहीं किया जाता है, इसीलिए हथियारों को दूर रखें और शांति स्थापित करने में मदद करें। इसके बाद गांधी वापस नोआखाली जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ते पहुंचे तो कलकत्ते की आग ने उन्हें कलकत्ते में ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट डेज के दिन अभी कलकत्ते में गुजरे ही नहीं हैं। कलकत्ते की गली गली शमशान थी, हर गली में आग थी और महात्मा गांधी के साथ इस दफा शांति स्थापना के लिए पिछले बरस हुई हिंसा के सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक सोहरावर्दी खुद निकल पड़े। कारण था सोहरावर्दी अब मुस्लिम लीग की राजनीति में से बिल्कुल निकाल दिए गए थे। उनका ना वहाँ कोई स्थान था और न यहाँ, तो सोचा क्यों ना बापू के साथ शांति स्थापना ही की जाए। जब शांति स्थापना के लिए बापू और सोहरावर्दी निकलते थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बापू के साथ हो जाते थे। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान की एकता पूरे देश को पैगाम दे रही थी। इसी बीच 15 अगस्त 1947 का दिन आया। कलकत्ते में सब कुछ शांति से पूर्वक हुआ। कलकत्ते में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। गांधी और सोहरावर्दी साथ में स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन 2 हफ्ते बीतते बीतते पंजाब और गुजरात की तरफ से जब हिंसा की खबरें बंगाल में वापस आने लगीं, तब शांति का वो ऊपरी आवरण जल्दी ही हटा और बंगाल फिर से हिंसा की आग में जला। इसके बाद गांधी ने फिर से वही सारे प्रक्रम किए। धीरे 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 करके कलकत्ते और बंगाल की स्थिति सामान्य होने लगी। बापू को लगा कि चलो अब ठीक है, लेकिन तभी सरदार पटेल का बापू को बुलावा आ गया। बुलावा कि आपकी दिल्ली में ज़रूरत है। दिल्ली के हालात सरदार पटेल से संभल नहीं रहे थे। सरदार पटेल एक व्यक्ति के तौर पर काम कर रहे थे और एक व्यक्ति क्या क्या संभालेगा। अखंडित राष्ट्र को खंडित होने से बचाने के लिए 565 रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी पटेल के सर पर थी ही। पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का भार भी उनके कंधों पर था और ऐसे में दिल्ली जो शरणार्थियों के लिए एक सबसे टारगेट प्लेस हो चुकी थी, दिल्ली एक तरीके से ट्रांजिट कैंप थी उन लोगों का जो भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, और रिफ्यूजी कैंप थी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के दंगों से प्रभावित होकर हिंदुस्तान आ रहे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना दंगों की दिल्ली में ही थी। खास तौर से पुरानी दिल्ली में संभावना के बीच सबसे ज्यादा छुपे हुए थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली के मुसलमानों ने जबरदस्त तरीके से हथियारों का संग्रह किया था, हथियारों की स्टोरेज की थी। महात्मा गांधी को जब पटेल ने ये बात बताई तब गांधी सीधा दिल्ली आ गए। दिल्ली गांधी सीधा अपने आवास नहीं गए, पहले वहाँ के मलिनी टोलों में गए, वहाँ के लोगों से बातें की, रिफ्यूजी कैंप में गए, वहाँ पर बातें की, लोगों को समझाया कि शांति ही एकमात्र विकल्प है। गांधी जामा मस्जिद भी गए और वहाँ जाकर कहा कि मुसलमान जब तक हथियार नहीं डालते हैं, 10 गांधी मिलकर भी मुसलमानों को बचा नहीं सकते हैं। हिंदुओं के मन में कभी उनके लिए भरोसा नहीं आएगा जब तक वे हथियार नहीं डालेंगे। इस बात को बताने का मेरा मकसद ये है कि लोग महात्मा गांधी की शांति को स्थापित करने की कोशिशों को मुस्लिम परस्ती समझते हैं और इसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने मुसलमानों को दिए गए उनके संदेशों का खास तौर से रेफरेंस दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से युवकों का एक दल भी महात्मा गांधी के पास पहुंचा, कहा कि हम हिंदुओं की मदद करना चाहते हैं। गांधी ने कहा हिंदुओं की मदद करना चाहते हैं तो पाकिस्तान जाइए, वहां दंगे रुकवाइए, अगर वहां रोकेंगे तो यहां भी रुकेंगे। इसी बीच नवंबर दिसंबर में
एक जोरदार बारिश दिल्ली में हुई और इसके बाद ठंड अचानक बढ़ गई। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन जो शरणार्थी शिविरों में थे उनके लिए ये ठंड की रातें काटना सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। इस ठंड की रात में ठंड से कैसे निपटा जाए, इसके नुस्खे लेकर भी बापू शरणार्थी कैंप कैंप जा रहे थे। बापू को आंदोलनों का लंबा अनुभव था। उन्हें पता था कि सर्दी की रातें कैसी काटी जाती हैं। लोगों को छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे कि कैसे कंबल के ऊपर अखबार लगा लेने से ओस का असर नहीं होता है, सर पर अखबार का टुकड़ा बांध लेने से ठंड नहीं लगती है, अलाव अखबार पर जलाने से बेहतर है लकड़ी पर जले और नीचे अखबार लगे तो ज़्यादा देर तक जलता है। ऐसी तमाम छोटे छोटे नुस्खे देकर ठंड से बचाने की कवायद भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हिंसा थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जनवरी आते आते हिंसा का फिर से दौर शुरू हो गया और देश एक दफ़ा फिर से हिंसा की आग में जलने लगा। लेकिन इस दफ़ा हिंसक सिर्फ धर्मांध नहीं थे, बल्कि हिंसा को राष्ट्रवाद का आवरण भी मिल चुका था। लोग कह रहे थे कि महात्मा गांधी पाकिस्तान परस्त हो गए हैं। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए महात्मा गांधी ये सारे काम कर रहे हैं। दरअसल एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसके तहत कुछ संपत्तियों के बंटवारे में कुछ रकम बाकी थी, जिसके तहत भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। खास तौर से इसलिए भी देने थे क्योंकि वो छोटा मुल्क था, भारत के पास संसाधन ज्यादा थे। ऐसे में ये एक समझौते की प्रक्रिया के तहत किया गया काम था। लेकिन इस हिंसा की खबरों ने बापू को फिर से झकझोर दिया। उनको लगा कि उनकी एक बरस की मेहनत सब पानी में जा रही है और देश फिर से हिंसा की आग में जलने जा रहा है। ऐसे में बापू के पास जो सबसे बड़ा शस्त्र था, बापू ने उसे निकाला। बापू के पास केवल उनकी एक देह थी, उस देह को उन्होंने दांव पर लगाया। बापू ने अपने जीवन का अंतिम आमरण अनशन दिल्ली में जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू किया। इस आमरण अनशन का एक एक दिन आपको महात्मा गांधी के कद का एहसास कराएगा, आपको बताएगा कि जब एक व्यक्ति निज हित से ऊपर उठता है तो किस तरीके से उसकी बातों का असर होता है। बापू ने पहले दिन आमरण अनशन जब शुरू किया तब हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया था। गांधी के बिड़ला हाउस के बाहर हिंदू और सिख समर्थकों ने जमकर नारे लगाए थे, खून का बदला खून, गांधी को मरने दो। ये गांधी के व्रत का पहला दिन था, इसलिए लोग इस असर को नहीं समझ रहे थे कि किस तरीके से गांधी के अनशन का असर होता है। पहला दिन मैंने आपको बताया क्या हुआ। दूसरा दिन महात्मा गांधी अनशन के स्थान पर बैठकर एक दूसरे में धार्मिक सौहार्द पैदा करने वाली कहानियां सुना रहे थे और साथ में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे थे कि अगर वहां हिंदुओं की रक्षा नहीं हुई तो भारत में 10-10 गांधी मिलकर मुसलमानों को नहीं बचा पाएंगे। तीसरा दिन बापू का अनशन का और भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए, जिससे दोनों देशों के बीच की ये रार भी समाप्त हो। लोग कहते हैं कि गांधी ने ये अनशन इसी 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए किया था, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा फरेब है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बापू का अनशन तीसरे दिन खत्म हो जाता, क्योंकि उस दिन न केवल 55 करोड़ रुपए दिए गए थे, बल्कि नेहरू ने साफ तौर से लाखों की भीड़ के सामने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु होती है तो इस देश की आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बापू अपना अनशन तोड़ दें, इसके लिए नेहरू खुद बापू के पास गए थे, लेकिन बापू का अनशन तीसरे दिन की बात भी जारी था। चौथा दिन देश में हिंसा की खबरें कम हो रही थीं। हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम परस्त हिंसक अतिवादी संगठन भी हिंसा ना करने के लिए मजबूर हो रहे थे। एक नैतिक दबाव था जो पूरे देश पर काम कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी भूखा था, लेकिन देश बेचैन था। चौथे दिन महात्मा गांधी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, एसीटोन शरीर से बाहर निकलने लगा, फैट टूटने लगा। गांधी की हालत काफ़ी नाजुक थी, लेकिन गांधी का अनशन जारी था। पांचवा दिन हिंसा में जूझ रही पूरी दिल्ली अचानक बंद हो चुकी थी। हिंसा की कोई खबरें नहीं थीं। पूरी की पूरी दिल्ली ने उस दिन अपने आप से स्वतः किया गया बंद किया था। दिल्ली की कोई दुकानें नहीं खुली थी। दिल्ली में किसी भी जगह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चल रहा था।
सब गांधी के अनशन के साथ होकर शांति की पूर्ण स्थापना में लगे हुए थे। गांधी के अनशन का छठा दिन दिल्ली और उसके आसपास के तमाम रेस्टोरेंट, तमाम चाय की टपरी से लेके हिंदुस्तान के 3 स्टार 4 स्टार होटल्स तक ने खाना परोसने से साफ मना कर दिया था। कोई भी चीज़ खाने पीने की मिल नहीं रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बापू भूखे थे, और अगर बापू भूखे रहेंगे तो देश नहीं खाएगा। इस प्रतिज्ञा के साथ देश में शांति की नई अवस्था आ रही थी। गांधी को लगा कि अब देश शायद हिंसा के रास्ते को छोड़ चुका है और यहाँ से बापू को अपने कर्तव्यों की नई सीढ़ी के लिए आगे जाना चाहिए। इसीलिए छठे दिन बापू ने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन इन 6 दिनों के अनशन ने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। हिंसा में जलते देश में अहिंसा की नई लौ आई, लेकिन बापू को क्या पता था कि सिर्फ 10 दिन के बाद नाथूराम गोडसे की 3 गोलियां बापू को छलनी कर देंगी। ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि नाथूराम गोडसे में किस लिए गांधी के लिए इतना क्रोध, इतनी जुगुप्सा थी। चूंकि नाथूराम गोडसे जैसे तमाम लोग जो उस समय हिंसा की वकालत कर रहे थे, उनके लिए बापू अकेले सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे, और हिंसा की उन 3 गोलियों को बापू ने अपने सीने पर लेके इस देश को हिंसा की जलती आग से आखिरकार अंततः बचा ही लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बापू के कालखंड से जुड़े उनके ये अंतिम वर्ष सुन के अच्छा लगा होगा, गांधी के बारे में कुछ पता चला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें।